हाँ जी भाई, सभी को राम राम और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनम जी हैं, सूरज हैं। एक अभी तक केवल 2 ही बच्चों के नाम आ पाए हैं भाई, ऐसा कैसे? लेकिन प्लीज एक बार सभी लोग आ जाइएगा। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट से। ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एक बार बताएंगे? नमस्ते जी, नमस्ते। मस्त रहिए, एकदम जबरदस्त रहिए, शानदार फर्स्ट क्लास रहिए। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी बहुत शानदार होंगे, बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, हम लोग एक भारत के राज्य चित्र के बारे में बात कर रहे थे, है ना? भारत का राज्य चित्र, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। भारत का राज्य चित्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये आपका जो बैच है, ठीक है, ये प्रज्ञान बैच है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 को कल पढ़ा था और भाग 1 में हमने आर्टिकल 1 से लेके ठीक 4 तक, ठीक है, इन 4 आर्टिकल को हमने देखा था। आर्टिकल 1 में 2 क्लॉजेस हैं, मुख्यतः 1 क्लॉज 1 और 1 क्लॉज 3। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में बोला है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और जो मैंने क्वेश्चन कराए थे सिविल सर्विसेज में, वहां पे एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और जब मैंने कल ठीक पढ़ा था तो वहां पर प्रश्न मैंने आपको दिखाया भी था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 जिसमें ये बोला है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत, तो एक देश के दो नामों की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी थी कि संविधान सभा 2 आधारों पर निर्णय लेती थी, सर्वसम्मति समायोजन, सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी क्योंकि मामला कुछ ऐसा था। कुछ ऐसे मसले होते हैं जब आप हाथ खड़े करके नहीं पूछ सकते कि ये सही है या गलत है। कल मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चे से पूछे भाई मम्मी अच्छी हैं पापा अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं कह सकता कौन एक अच्छा है, उसके जीवन में दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इंडिया और भारत दोनों ही नामों का अपना महत्व है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई एक चुनना है। तो इसलिए संविधान सभा ने समायोजन के सिद्धांत को अपनाया और फिर दूसरी चीज जो पंक्ति है वो बोलता है कि राज्यों का एक संघ होता है, इसका मतलब है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते का कोई परिणाम नहीं है और दूसरा भारत संघ से लगने का किसी राज्य को अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में भारत के क्षेत्र को बताया गया है कि जो भारत का क्षेत्र है, तो ये जो भारत का क्षेत्र है इसमें क्लियरली बोला गया है कि भारत का क्षेत्र राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और प्लस जो अधिक क्षेत्र है उनसे मिलकर बनेगा। ठीक है ना? भारत का क्षेत्र राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अधिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा। अधिक क्षेत्रों में अभी कोई एंट्री नहीं है, फिलहाल 0 है, लेकिन राज्यों के क्षेत्र में 28 राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 को स्पेशली बोलता है कि संसद ऐसे निबंधन एवं शर्त, जैसे इस क्लास के दौरान कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस मेरे ऊपर मेरी संस्था ने लगा दी गई हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अब जैसे ऐसा नहीं कि इस क्लास में ठीक है पढ़ाना स्टार्ट करूं तो मुझे बीच में ख्याल आता है पढ़ाते पढ़ाते चलो ठीक है मुझे भूख लगी खाना खा लेता हूं, क्लास की क्या चलती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्लास के बाद में खाना खाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास के बीच में कोई मुझे बहुत जरूरी फोन आ गया, घर से कोई फोन आ गया, मेरी बात आप समझने की कोशिश करना, कोई बात मुझसे बोली कि भाई ये काम आपको करना है तो रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लागू है ना, क्लास के बीच में जाके वो काम नहीं कर सकता ना, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ही करूंगा। तो ऐसे ही संसद पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगी हुई हैं जिनके अधीन रहते हुए संसद को एक तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना है, नए राज्यों का प्रवेश संसद तब करेगी जब वो राज्य पहले से स्थापित हो, जैसे सिक्किम पहले से स्थापित था या फिर स्थापना करेगी। स्थापना उन राज्यों की होगी जो राज्य पहले से स्थापित नहीं थे, यहाँ पर कोई ऐसा एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जो है वो क्लियरली बोलता है कि भाई ठीक है संसद विधि के द्वारा, विधि क्या है? तो विधि का मतलब है कि भाई देखो एक विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, संसद के दोनों ही सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, और दोनों ही सदनों से वो साधारण विधेयक के द्वारा पारित होना चाहिए, इसलिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 4 में बोला गया है तो संसद विधि द्वारा ठीक है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बना है, 9 नवंबर सन 2000 की बात है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया 1 नवंबर सन 2000 की बात है, और बिहार से कुछ दक्षिणी जिलों को काटकर झारखंड अलग हमने बनाया 15 नवंबर की बात है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा साहब की जन्मतिथि भी होती है और उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी अब सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रश्न आप लिख लेना, जनजातीय गौरव दिवस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी हाल ही में इसको बनाना स्टार्ट किया है पिछले साल से। मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 नवंबर, और इसी 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। पीछे रीजन ये था क्योंकि बिरसा मुंडा साहब की जन्मतिथि होती है और वहां पर लोग झारखंड में भगवान की तरह पूजते हैं बिरसा मुंडा साहब को। ठीक है, तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी राज्य के भाग को किसी दूसरे राज्य के साथ मर्ज करके दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मर्ज करके तो संसद किसी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 में है कि जब कोई नया राज्य बनेगा है ना, नए राज्य का निर्माण, प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 में है, निर्माण आर्टिकल 3 में है। तो कहीं पे भी प्रीवियस के क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में निर्माण शब्द आए तो फिर आप वहां पे क्या लिखेंगे? आर्टिकल 3 का हवाला देंगे निर्माण। ठीक है, ये बस समझ में आई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद कुछ चीजों को भी कुछ चीजों को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, निर्माण करेगी मैंने बता दिया। अब इसके अलावा ठीक है संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा चेंज कर सकती है, तो संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। अब एक बात ध्यान रखना, मूल संविधान में होता है संसद कर देगी, लेकिन जिन राज्यों के हित प्रभाव पूरे हैं ऐसे या जिन राज्यों के संबंध में विधेयक लाया जा रहा है उनके नाम क्षेत्र या सीमा वगैरह में परिवर्तन करने के लिए पहले उनसे पूछा तक नहीं जाता था, पहले उनसे पूछा तक नहीं जाता था कसम से। फिर 5 संविधान संशोधन हुआ, देखो 5 संविधान संशोधन 1955 से प्रोविजन किया गया और वो प्रोविजन ये किया गया कि भैया जैसे आप किसी भी राज्य के नाम में क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन कर रहे हो तो एटलीस्ट एक राज्य है, 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, जितने भी राज्यों से संबंधित है, जिनके हितों से प्रभावित हुए हैं या जिन भी राज्यों के संबंध में विधेयक आप ला रहे हैं, तो राष्ट्रपति उन राज्यों को एक प्रस्ताव भेजता है कि भाई इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। तो उन राज्यों के विधानमंडल फिर अपनी राय देते हैं, इसलिए राष्ट्रपति समय सीमा देता है कि आपको इतने समय के भीतर इस पर अपनी राय व्यक्त करनी है। तो उनको इतने समय के भीतर अपनी राय देनी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर राय अधिकारी नहीं होती। अगर वो कहे कि नहीं साहब आप हमारे क्षेत्र में नाम में या सीमा में परिवर्तन मत करो तो राष्ट्रपति को बात नहीं, राष्ट्रपति की बात को माने। राष्ट्रपति करेगा वही जो पहले से सोचा हुआ है मंत्रिपरिषद ने, ऑब्वियस बात है, बस फॉर्मेलिटी है जो 5वें संविधान संशोधन से की गई है। एक बार करेंगे सब लोग, ठीक है, एक बार ठीक है, सब करेंगे नीरज कुमार जी, ठीक है, चांद बाबू जी, नीलेश विश्वकर्मा, ये बस 5 संविधान संशोधन आप लिख लेंगे, ठीक है, आपने लिखेंगे मैं लिख देता हूं कि भाई 5 संविधान संशोधन हुआ, 5 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, ये 1955 में हुआ था मेरे शेरों। और इस 5वें संविधान संशोधन के माध्यम से पता है क्या किया गया? ठीक है, बोलो, ठीक है, 5वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कौन-कौन से प्रोविजन किए गए थे? तो भैया जी जिन भी राज्यों के जिन भी राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमा, है ना, तो जिन भी राज्यों के क्षेत्र में नाम में, सीमा में, आदि में, जिन भी राज्यों के नाम, क्षेत्र, ठीक है ना, सीमा आदि में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उनके लिए राष्ट्रपति द्वारा द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है, एक प्रस्ताव भेजा जाता है बच्चे, भेजा जाता है, ठीक है, जिसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है बेटा, जिसके लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर, समय सीमा के भीतर उसका एक जवाब दिया जाता है। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, राज्य चाहे हाँ बोले या ना करेगा वही बेटा जो राष्ट्रपति ने पहले से सोच रखा है, हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रावधान था ये मैंने लिख दिया। मैंने लास्ट आपको आर्टिकल 4 समझाया था, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत कुछ भी किया जाता है, ये बेटा सर आपका राइटिंग मेरे से मैच होता है। चलिए, तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी किया जाता है, कुछ भी किया जा रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए ठीक है भैया, ये बस समझ में आई सभी को जी। अब बेटा मैं अनुसूची वगैरह सब करवाऊंगा, अनुसूची भी करवाऊंगा, बाकी संविधान की बात भी करवाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हो रखी है ना,
तो ऐसा करते हैं, मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ, है ना? अब ठीक है, अब ठीक है, एक लाइट बंद कर देता हूँ, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हो रही थी, कुछ ज्यादा गोरा में लग रहा था, है ना? तो जिसमें ठीक है, या जितने भी राज्यों के क्षेत्र नाम सीमा आदि में बेटा परिवर्तन करना होता है, तो ये मूल संविधान में नहीं था, ये 5वें संविधान संशोधन से जुड़ा है ये प्रावधान। तो भैया उन राज्यों के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, उन राज्यों को, भैया ठीक है, आप ठीक है, उन राज्यों के विधानमंडल से कहा जाएगा कि आप बताओ आप पर आपकी इस पर राय क्या है, ठीक है, इस पर राय क्या है? लेकिन वो चाहे कुछ भी कहें कि हमारी इस पर राय ये है वो है, ये बात है ही नहीं, ये फिर भी क्यों कहा गया? ये या फिर ये किया क्यों गया संविधान संशोधन? ये संविधान संशोधन इसलिए कर दिया गया क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे देखो, हमें ये दिखाना भी है कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं, हम एक संघात्मक ढांचा रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम एक संघात्मक ढांचा रखते हैं, तो उसके लिए बड़ा जरूरी था ये, ठीक है, संघात्मक ढांचे को रखने के लिए, क्योंकि लोग जो है हमारे संविधान पर प्रश्न लगाने पड़ते हैं कि हमारे तो राज्यों को कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, तो हमने झूठी मूठी स्वतंत्रता उनको दी, झूठी मूठी स्वतंत्रता होती है, सभी को समझ में आया? तो अभी तक फिलहाल हमने प्रस्तावना पढ़ी और इससे पहले जितने भी सारे प्रोविजंस पढ़े मैं पूरी सैटिस्फाइड हूं कि बहुत मजे से ये क्लास चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारतीय राज्य चित्र का एकीकरण। एकीकरण, भारतीय राज्य चित्र का एकीकरण एक बहुत अच्छे से आप सभी को ये समझना है, भारतीय राज्य चित्र का एकीकरण, लेकिन ये क्या है क्या नहीं, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। सब दीमक की तरह पूरी तरह से फिट हो जाता है। देखो अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, भारतीय चित्र का एकीकरण। देखो हुआ क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसको बोलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। और देखो मैं आपको बताऊं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित हो जाने के बाद जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ठीक है, वो स्वतंत्र हुए थे केवल, देसी रियासतें थी, इसके अलावा कुछ पुर्तगाली प्रोविंस भी थे, कुछ फ्रांसीसी बस्तियां भी थी, कुछ फ्रांसीसी प्रोविंस भी थे और कुछ अन्य क्षेत्र भी थे, वो भारत के साथ शामिल नहीं हुए थे। एक्चुअली क्लीमेंट एक्ट की घोषणा होती है, एक भारत विभाजन के संदर्भ में, भारत को स्वतंत्र करने के संदर्भ में, और क्लीमेंट एक्ट अपनी घोषणा में एक बिल्कुल क्लियरली बोलता है, बस समझना, क्लीमेंट एक्ट अपनी घोषणा में बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि देखो एक भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनेंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है, और इसके लिए बाकायदा हमारे पास एक पूरा ड्राफ्ट है, एक जिन क्षेत्रों में भारत का जो पश्चिमी उत्तर हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का पश्चिमी उत्तर पूर्वी, उसमें मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो उस हिस्से में पाकिस्तान नाम का एक देश बनेगा और भारत जो है, ठीक है, इन क्षेत्रों के अलावा जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र होगा वो भारत के अंतर्गत या इंडिया के अंतर्गत आएगा। अब रही बात देसी रियासतों की, क्योंकि उस समय देसी रियासतें बहुत बड़ी संख्या में थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में देसी रियासतें कैसी थी ये बात मैं आपको बता रहा हूं, एक जरा आप इस पर गौर करना, ठीक है, संपूर्ण भारत का ठीक है लगभग 40% क्षेत्र जो है, एक बात समझना, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे देखो ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जैसा भी बने एक लाइट डाइजेस्ट कर लेना, है ना? चलो चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो देखो बच्चे, जो उस समय का भारत था, उस समय के भारत में ये वाला क्षेत्र जो आज पाकिस्तान है ये भी हमारे अंतर्गत शामिल था, और ये वाला जो क्षेत्र है जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, ये भी हमारे ही अंतर्गत शामिल था, ये सब भारत के अंतर्गत आता था। देखिए अब था कि पाकिस्तान बनेगा तो जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पर पाकिस्तान नाम का एक देश बनेगा, ठीक है। अब ये मुस्लिम बहुसंख्यक कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, तो ये बना मेरे प्यारे बच्चे आपका पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, इसके लिए एक सत्ता इसको रेड की लाइन खींची गई, यहाँ ये पश्चिमी पाकिस्तान बना, और ये बच्चे जो आज बांग्लादेश है ना ये पूर्वी पाकिस्तान था। अब विश्वास नहीं करेंगे, आज चाहे कुछ भी कहें, मैं पहले भी बोलता चला आया हूँ, देखिए आज बांग्लादेश वाले चाहे कितना भी डांस करें, ये नहीं पता कि इनके बाप की भी बाप है, अगर इनका बाप पाकिस्तान है तो हम एक भारत है। हमने इसको स्वतंत्र कराने के लिए ना 1971 में सीधा वॉर लड़ा था पाकिस्तान से, 1971 में जो वॉर हुआ तब जाके हमने अपने पोते को छुड़वाया था, लेकिन ये बात आज नहीं जानते, बांग्लादेशी खिलाड़ी हमारे सामने आके डांस करते हैं और पता नहीं कि बेटा हम तो एक हमारे बाप के भी बाप है, तो ये बात समझानी पड़ेगी फिलहाल, कोई बात नहीं, लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान बना, ठीक है। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, ठीक है, ये बात समझना, इसके अलावा क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो देसी रियासतें थी वो संपूर्ण भारत के 40% क्षेत्र पर थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें संपूर्ण भारत के 40% क्षेत्र पर विस्तृत थी, 40% क्षेत्र पर बची फैली हुई थी। अब देसी रियासतों के संबंध में देखो क्या था, देसी रियासतों को अंग्रेज स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कई सारी देसी रियासतें ऐसी थी बच्चे, जिनमें अंग्रेजों के हित जुड़े हुए थे, मतलब बहुत सारी देसी रियासतें ऐसी थी, अब अंग्रेजों के हित जुड़े हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को भैया मजबूरी में स्वतंत्र करना पड़ा, क्योंकि यूएन बन गया है, यूएन ने बोला कि भैया जितने भी उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं यूरोपियन कंट्री ने, ठीक है, उन सभी उपनिवेशों को आपको फ्री करना होगा, वहां पर एक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के बाद उनको स्वतंत्र करना होगा, और वहां की जनता के द्वारा डेमोक्रेसी के माध्यम से वहां का शासन चलेगा। तो एक दिन भारत को स्वतंत्र करना था, भारत में बहुत लंबे समय से मूवमेंट चलती रही है, बहुत लंबे समय से आंदोलन भी हो रहे थे, जो लास्ट आंदोलन हुआ था वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, और सबका महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, वो सबका ही आंदोलन था। तो ऐसे स्थिति में भारत को अंग्रेजों का बहुत लंबे समय तक गुलाम नहीं रहने वाला था, ये बात हकीकत है। प्रपोज हुआ था कि हमको जुलाई 1948 में स्वतंत्रता मिलेगी, हमने जो है अगस्त 1947 में मतलब लगभग 1 साल पहले ही स्वतंत्रता ले ली। तो क्लीमेंट एक्ट की घोषणा ये हुई थी कि जितनी भी देसी रियासतें हैं 550 से ऊपर देसी रियासतें थी, मोटा-मोटा ये बोला जाता है कि 552 देसी रियासतें थी, कई किताबों में 562 देसी रियासतें मिलता है, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना। तो 550 प्लस में लिख देता हूं, प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, कंट्रोवर्शियल है, अलग किताबों में अलग सोर्सेस है, विकिपीडिया पे अलग सोर्सेस है, ठीक है, इनके बारे में। तो कहीं 552 कहीं 562, लेकिन हम बता देते हैं आपको 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें थी। लेकिन देसी रियासतों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज किस क्षेत्र को हमें सौंप के जा रहे हैं, अंग्रेज उस क्षेत्र को बेटा स्वतंत्र करके जा रहे हैं, उस क्षेत्र को हमें सौंप के जा रहे हैं जहां पर अंग्रेजों ने एक डायरेक्ट शासन किया था, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जिनकी संख्या 11 थी, आप समझिए, वो 11 प्रांत संविधान सभा में पड़े हो, तो वो उनको स्वतंत्र करके जा रहे हैं, लेकिन देसी रियासतें स्वतंत्र नहीं हुई। तो क्लीमेंट एक्ट ने बोला देसी रियासतें चाहे तो भारत में भी शामिल हो सकती हैं, देसी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में भी चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो देसी रियासतों को यहाँ से हिम्मत मिली स्वतंत्र रहने की, क्योंकि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इस बात को बोला है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने 18 जून को स्टेटमेंट दिया 1947 को कि हां मैं भी इस पक्ष में हूं कि देसी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, तो इससे देसी रियासतें और फूल गई, ठीक है। स्पेशली वो देसी रियासतें जहां के प्रशासक मुसलमान थे, तो मुस्लिम प्रशासक चाह नहीं रहे थे भारत में मिलना, ये हकीकत बात है, लेकिन मुस्लिम प्रशासक ये चाह रहे थे कि हम कैसे भी करके जो है हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, वो बात अलग है कि बेशक एक सेकंड रुकेंगे, चलिए ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई सभी को, यहाँ पे कोई इशू नहीं, किसी भी तरह का। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को बोला, तो जिन्ना के बाद देसी रियासतें और जो है ना ठीक कॉन्फिडेंट हो गई, लेकिन वो इसलिए कॉन्फिडेंट हो गई देसी रियासतें क्योंकि देखिए वो स्वतंत्र रहना चाहती भी थी, ठीक है। और दूसरा खासकर उन देसी रियासतों के बारे में हम बात करेंगे कि जहाँ पर जो है प्रशासक मुस्लिम हुआ करते थे, तो उनका मन था नहीं भारत में मिलने का, क्योंकि धर्म के नाम पर एक अलग से देश बन रहा है, और धर्म के नाम पर जो एक अलग से देश बन रहा है उस देश का नाम है बेटा ठीक पाकिस्तान, है ना। तो अब धर्म के नाम पर देश बनने वाला और जिन देसी रियासतों के प्रशासक मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, और वो पाकिस्तान में ऐसे जाना चाहेंगे कि वो अपनी देसी रियासतों को छोड़ना नहीं चाह रहे। अपनी देसी रियासतों को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उनकी देसी रियासत में उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन है जो उनके पास है, तो वो क्षेत्र विशेष को छोड़ के चले, उनके पास संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है, और बहुत सारा उनके पास खजाना है। तो ये स्थिति आपको गई। तो अब हमें ये समझना है कि देसी रियासतें संपूर्ण भारत के 40% क्षेत्र पर विस्तृत है। एक तो एक्ट ने बोल दिया पहले, यानी देसी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, जिन्ना ने भी बोल दिया कि हां भाई बिल्कुल सही बात है। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पारित हुआ, लेकिन तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये बोला गया कि देसी रियासतें जल्द ही भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में अपना विलय स्वीकार कर लेंगी, मतलब भारत और पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो जाएंगे देसी रियासतें, ठीक, जिससे कि ये जो पाकिस्तान और भारत के जो राज्य क्षेत्र है, ठीक, पाकिस्तान और भारत के राज्य क्षेत्र को ठीक अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। इसलिए ये बात बोली देसी रियासतें सपोज नहीं की, लेकिन देसी रियासतों ने ठीक समय मांगा कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन पहले हम जो है ना अपने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि देसी रियासतों को शामिल करना ही पड़ेगा। देसी रियासतों को लगता है कि नहीं भारत और पाकिस्तान किसी के साथ हम अगर मर्ज नहीं होते हैं, किसी में भी अपना नहीं करते, किसी के साथ भी हम शामिल नहीं होते हैं, इसके पीछे हमारे अपने रीजन है, और रीजन के वैलिड ऐसा लगता है ब्रिटिश सरकार को, तो वो स्वतंत्र भी रह सकती थी। ऐसा ये हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित हो जाने के बाद ठीक पाकिस्तान बन गया, इधर पूर्वी पश्चिमी भारत बन गया, और जितने भी ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वो पाकिस्तान में और भारत में डिवाइड हो गए, जो वहां चले जाते थे, जो उनके क्षेत्रों में आते थे वो वहां चले गए, जो भारत के क्षेत्रों में आ रहे थे वो भारत में आ गए। एक रियासती मंत्रालय, ठीक है, एक अतिरिक्त मंत्रालय बनाया गया, रियासती मंत्रालय, और रियासती मंत्रालय के जो प्रमुख बनाए गए, उस रियासती मंत्रालय के बनाए गए, वो सरदार साहब बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सचिव के तौर पर बीपी मेनन साहब की नियुक्ति की, बहुत योग्य प्रशासनिक अधिकारी थे बीपी मेनन साहब, ठीक है। अभी दोनों लोग बैठे हुए हैं और बड़े चिंतित थे कि यार सोच के देखो अगर देसी रियासतें स्वतंत्र रहने लग जाएंगी तो एक देश के भीतर बहुत सारे देश बन जाएंगे। जैसे आज आप भूख खा के कहीं भी चले जाते हो ना, ठीक है, ऐसे नहीं जा पाते। अगर सरदार साहब नहीं होते तो मैं इस
बात को श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ऐसी बहुत सारी देसी रियासतें होती हैं जहां जाने के लिए आपको वीजा लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो एक अलग देश होती है। लेकिन आज भारत के राज्य घूमने के लिए स्वतंत्र है, हैदराबाद चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, या फिर कोई कोचिंग चले जाओ, ट्रेन में बैठो, फ्लाइट से चले जाओ, 20 बार सोचना पड़ता है लेकिन तुमको वहां पे जाने के लिए एक वीजा की अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उस समय वो एक देश होते हैं। आज ये बात सोचने में बड़ा आश्चर्य हुआ है ना हमें, ठीक ऐसा लगा कि अरे लेकिन ये बात हकीकत है भाई। तो वो बैठे हुए तो लगा कि भाई इन देसी रियासतों को भारतीय संघ में बुलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो जो एकता वाला भारत है, जो एक अखंड भारत का सपना हम देख रहे हैं, वो एक अखंड भारत का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों बैठे बैठे बोलते हैं कि ऐसा है साम दाम दंड भेद, चारों तरह की नीतियों को अपनाएंगे, किसी को लालच देके, लोभ देके, किसी को डरा के धमका के, तो जैसे भी इनको मर्जी किया जा सकता है वैसा करो और ये मिशन पे लगते हैं। कितना बड़ा टास्क था ये, 550 से ऊपर देसी रियासतें थी, लेकिन ये क्षेत्र थे अपने आप में, ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे राज्य थे, स्टेट थे, यहाँ पर इनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट चलती थी, खुद की अपनी सेना होती थी, खुद का अपना प्रशासन होता था, और ऐसी स्थिति में इनको भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाना, और यहाँ से शुरू हुआ सरदार पटेल साहब का एक संघर्ष का एक ऐसा दौर कि जहाँ पर उन्होंने अटूट परिश्रम का और मेहनत का प्रमाण हमको दिया। एग्जांपल हमारे सामने प्रस्तुत किया, संपूर्ण भारत के सामने प्रस्तुत किया और लग गए भैया वो। उन्होंने सीधी बात बोल दी कि भैया 15 अगस्त 1947 को ये डेट पहले से प्रपोज हो चुकी थी कि भाई इस डेट को एक भारत स्वतंत्र हो जाएगा, और इससे पहले एक दिन पहले ही पाकिस्तान नाम का एक देश बनकर एक स्वतंत्र हो जाएगा। तो पहले हो चुकी थी, तो पहले बोला था उन्होंने कि भाई 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकांश देसी रियासतें भारत में अपना विलय स्वीकार कर लें, नहीं तो कल को तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई तो फिर हमसे मत कहना, फिर हमसे मत कहना। अब दुर्घटना क्या होगी आप भी सोचो, दुर्घटना ये होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों के जो लोग हैं जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो स्वतंत्रता आंदोलन में भैया अपना बलिदान दिया था, भाग लिया था, चाहे वो गांधी का कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो आजाद हिंद फौज में शामिल होना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पर भी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने भी बचे अपने सगे संबंधियों की प्राणों की आहुतियां दी हैं देश की स्वतंत्रता में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अगर वो आज भी गुलाम रहेंगे, अगर आज भी वो उसी शासन के अंतर्गत शासक होंगे जो मध्यकालीन शासन है, जहाँ तलवार की दम पर सत्ता चलती है, जहाँ पर नागरिकों को अधिकार नहीं होते, तो और उनके पड़ोस में जो भारत के अंदर सामने नागरिकों को फंडामेंटल राइट भी है, दुनिया भर की सुविधाएं हैं, तो उनको लगेगा कि यार हम हमारे साथ गलत करो, ऐसी स्थिति में वो राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे। जैसे मान के चलिए पड़ोस में दो महिलाएं रहती हैं, एक महिला का पति रोजाना शाम को उसके लिए मिठाई लेके आता है, फल लेके आता है, एक महीने में एक बार सोने की कोई ज्वेलरी दिलवा देता है, दूसरी का पति जो है वो ऐसा कुछ भी करता है, डांटता फटकारता है, तो एक महिला विद्रोह करेगी, क्योंकि पड़ोस को देख रही है, पड़ोस वाली को देख रही है, पड़ोस वाली जी को देख के वो एक दिन कहेगी वो जितनी सुख में और हाई मेरी किस्मत मैं कितनी दुख में हूं, तो एक दिन बेटा पति के खिलाफ लाठी निकाली लेगी और फिर नीले ड्रम तुम्हें बताइए मेरे पास। तो ऐसी स्थिति में देसी रियासत फिर अगर भारत में शामिल नहीं होती और यहाँ पर आज भी राजतंत्र चलता है, यहाँ के नागरिकों को कुछ भी राइट्स वगैरह नहीं मिलते, दूसरे भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार होता, अपने के द्वारा चुनी सरकार का अधिकार होता, जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर हाथ जोड़कर वोट मांगने आते, तो ऐसी स्थिति में पाते कि देखो यार यहाँ कितना सुख में जीवन है, यहाँ वही दुख में जीवन है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पहले कभी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है, अब रियासतों के जो प्रमुख रियासतें बची नहीं, तो उनकी रियासतों के प्रमुख एमएलए एमपी बन गए। एग्जांपल है हमारे साथ, ठीक है, हमारे पास एक महाराज है, ठीक है, ग्वालियर के हैं, नाम नहीं लूंगा मैंने लिटरली देखा है, वो जब जनता के सामने जाते हैं ना वोट मांगने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आज भी महाराज कहे जाते हैं, आज भी राजा कहे जाते हैं, हाथ जोड़ते तो हैं लेकिन मन से नहीं जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है। सोच के देखो कि लोगों को अंदर से इतना ऐसा लगता है कि यार बताओ देखो कभी ये जनता हमारे सामने हाथ जोड़ के देती थी कि आप हमारी माई बाप हो, राजा हो, महाराजा हो, और आज हमें लोकतंत्र में वोट मांगने के लिए जीतने के लिए दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़ के जाना पड़ रहा है। सब ऐसे कई सारी स्टेट है, कई सारे ऐसे आपने बीएसपी में जिनके नाम क्या कुछ लगा होगा, बेटा जनता उनके साथ आज भी राजतंत्र को मेंटेन किए हुए हैं, फ्यूडल मेंटेलिटी को मेंटेन किए हुए हैं, आज भी वो से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सोच के देखो तुम, तो ऐसे क्षेत्रों में जनता बगावत करती है, इसलिए पटेल साहब ने बोल दिया तुम भुगतना। बेटा छोटी छोटी देसी रियासत की डर गई कि भाई सही कह रहे हैं, पटेल साहब के सचिव ने हर एक देसी रियासत के दरवाजे पे जा जाके वहां के राजा को आके प्रमुख समझा दिया कि ऐसा होने वाला है, भविष्य में साफ दिख रहा है, अगर नहीं विश्वास देख लेना आगे सही होगा। लेकिन डरा के धमका किसी लोग जोधपुर के राजा को थोड़ा लालच भी दिया, लेकिन तो ऐसे करके सबको भारतीय राज्य क्षेत्र में लाया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भी 15 अगस्त 1947 के बाद भी तीन देसी रियासतें ऐसी रही जिन्होंने भारत में अपने विलय को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने भारत में अपने विलय को स्वीकार कर दिया। एक देसी रियासत थी भैया आपकी जम्मू कश्मीर, दूसरी देसी रियासत थी आपकी हैदराबाद, और तीसरी देसी रियासत थी आपकी जूनागढ़। ये तीन देसी रियासत थी, इन तीनों की अपनी समस्या थी, अपनी परेशानी थी। तो जब हम भारतीय राज्य क्षेत्र के एकीकरण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि केवल अंग्रेजों की ही बस्तियां या उपनिवेश भारत में नहीं थे, कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां भी भारत में थी, उस समय वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हमें पुर्तगाली उपनिवेश भी भारत में शामिल करने थे, और फ्रांसीसी उपनिवेश भी भारत में शामिल करने थे। पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत संघ में विलय,